गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट थे वो अक्सर मैसेज करते थे, कमेंट करते थे कि सर ट्रिग्नोमेट्री पुनः फिर से बता दीजिए। हम उनको रिप्लाई में कई बार बोले भी कि बाबू तुम यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टीचर हैं जो उनसे देख सकते हो, लेकिन पुनः फिर भी वो कमेंट करते रह गया कि नहीं आप बता दीजिए, हमको आपसे अच्छे समझ में आता है। हम जानते हैं इन चीज़ों को कि हमसे बहुत अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पर, वो आपको अच्छे से समझा सकते हैं, है ना। तो फिर भी लेकिन अगर जिद आप कर ही रखे हो कि हम ही बताएं, तो चलिए हम शुरू कर दें। लेकिन हम आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से नहीं जाएंगे, बस उतना ही चीज़ बताएंगे जितना कि आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। तो हम बस उनको ही बताएंगे और उसी से बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जो क्लास 10th के हो और अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर बीच में अचानक छोड़ के जाते हो, गर्लफ्रेंड का किसी का बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, बीच में छोड़ के जाते हो, तो ऐसे स्टूडेंट अभी ही चले जाओ। क्योंकि अगर किस क्लास छोड़ के जाते हो, मतलब क्या हो गया कि उन चीज़ों को फिर दोबारा नहीं समझोगे और फिर कमेंट करेगा सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। इससे पहले तुम आसानी से जा सकते हो, है ना। तुम वैसे भी शायद कर नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे जो फ़ोन कॉल है ना, वह तुम उनसे ज़्यादा परेशान हो चुके हो, ठीक है। तो हम ज़्यादा बेटर रहेगा कि हमारे इस वीडियो से सावधान हो जाओ और दूर हो जाओ, यही सही रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो त्रिकोणमिति होता है, इनका अर्थ अगर हम समझे तो अगर हम इनकी अर्थ के बारे में सिर्फ बात करें तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोण वाले आकृति के बारे में अध्ययन करना। तीन कोण वाले आकृति के बारे में अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। दोस्तों, तीन कोण की जब अगर बात कर रहे होते हैं, अगर इसकी अर्थ लगाए तो ये आ जाएगा ट्री। इनका होता है ट्री मतलब होता है तीन, है ना। और कोण का अर्थ होता है सिर्फ इतना का अर्थ होता है, कोण ही होता है। और मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब होता है माप, यानी मेजर करना, मापना, ठीक है। यानी हम तीन कोण वाले आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी भुजाओं को मापते हैं या तुलनात्मक रूप से किसी भी तरीका से अध्ययन करते हैं, तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं। और जब किसी आकृति की मतलब तीन कोण और तीन भुजा होगा तो हम उसे कह सकते हैं त्रिभुज। क्या कहेंगे? तीन कोण वाले आकृति को कहते हैं त्रिभुज। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है वह इसमें तीन कोण और तीन भुजा होते हैं। अब इसी त्रिभुज के बारे में हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं कोण के आधार पे। जैसे क्या? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये कोण के आधार पे है, तो हम इनके कोण के बारे में ही बात कर लेते हैं। मतलब त्रिभुज में तीन कोण तीन भुजा होते हैं, जिनमें न्यून कोण त्रिभुज के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सभी भुजा का सभी कोण जो होता है वह 90 से छोटा होता है। यानी तीनों कोण का जो मान होगा वह 90 से छोटा होगा, 90 से कम होगा। यहाँ लिखते हैं 90 से कम होगा, 90 से क्या होगा? कम होगा। और इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 का होगा, कोई एक कोण क्या होगा? 90 होगा। क्योंकि तीन कोण होंगे, उसमें से दो कोण तो 90 छोटा ऑलरेडी होंगे, लेकिन एक कोण कम से कम 90 का होना चाहिए। मतलब एक कोण क्या हो जाएगा? एक कोण 90 अंश का, है ना, होगा। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद अधिक कोण में क्या होगा? एक कोण कम से कम कितना होगा? 90 से अधिक होगा। याद रखिएगा, 90 अंश से अधिक होगा। तो क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। इस तरह से हम इनकी परिभाषाओं को आराम से समझ सकते हैं। अगर आकृति के बारे में बात करें तो आकृति जो होगा न्यून कोण का कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ये एक आकृति हो जाएगा। इनमें सभी जो होगा वह
क्या हो जाएंगे, सभी कोण 90, सभी कोण का मान जो होगा वह 90 से छोटा हो जाएंगे। ठीक है। और अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार का त्रिभुज हो सकता है जिसमें एक कोण क्या हो जाएगा 90 होगा, ये कोण जो है वह 90 का है। अगर अधिक कोण की बात करें तो वही त्रिभुज कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब ये वाली जो कोण है वह 90 से अधिक है ना। तो इस प्रकार से हम इन तीनों त्रिभुज के बारे में पता कर सकते हैं, जान सकते हैं और इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों हमें इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि त्रिभुज जो होता है यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, इन दोनों त्रिभुज के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं करते हैं। मतलब हम बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं करते या कह सकते हैं कि हम इनके बारे में पढ़ते ही नहीं है बल्कि हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो हमें समकोण त्रिभुज को लेकर के हमें देखना है कि समकोण त्रिभुज क्या होती है, इनके बारे में हमें डिटेल में समझना है। तो चलिए हम इनको मिटाते हैं और बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए इनको हम ट्रिग्नोमेट्री यानी जो समकोण त्रिभुज है इनके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद हम इनके त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे, उसके बाद हम पुनः फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्या है कि ये हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, समकोण त्रिभुज ए बी और सी। आशा है आप इनको समझते होंगे, पहले से भी जानते हैं इनके बारे में। लेकिन अब अगर हम इसमें 3 कोण होते हैं और जिसमें एक कोण हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या होगा 90 का होगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 का, है ना। अगर हम 90 की बात कर रहे होते हैं तो हमारे एग्जाम्पल क्या होना चाहिए कि हम 90 कब कहेंगे। तो दोस्तों अगर हम आपको बताएं कि हम जो है ये पृथ्वी के साथ हम जो खड़े हैं वह लंबवत खड़े हैं, परपेंडिकुलर खड़े हैं। जब परपेंडिकुलर हम पृथ्वी के साथ खड़े हैं इसका मतलब हमारे और पृथ्वी के साथ जो कोण बन रहा है वह 90 डिग्री कोण बन रहा है। जैसे क्या ये बोर्ड लगा हुआ है, आपको दिख रहा है क्या। अगर हम बोर्ड को अगर हम मान लेते हैं इसमें मार्कर रख लेते हैं तो ये बोर्ड और मार्कर के साथ जो कोण बन रहा है वह हो जाएगा 90 का, मतलब एक दूसरे में परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं उन दोनों के बीच का कोण कितना है 90 है। तो आप अगर यहाँ देखना चाहोगे तो यहाँ क्या है कि ए यानी BC जो भुजा है वह और AB जो भुजा है इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वह हो जाएगा कितना का 90 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, लंब है। तो इनको आसानी से हम 90 कह सकते हैं। ठीक है। अब अगर इसमें 3 भुजा है तो इसमें हमें तीनों भुजा का अलग अलग नाम होगा, उनके बारे में जानना है कि कौन भुजा का कब क्या नाम हो सकता है और किसके आधार पर इनको नाम को रखा जाएगा। तो हम एक सबसे पहले एक बात बताना चाहते हैं कि इनमें 3 कोण है और किसी एक कोण को हमें फिक्स मान करके चलना पड़ेगा कि हम इन कोण के साथ तुलना करें किसी भुजा को। जैसे क्या अगर हम बात करें कि अगर हम ये कहें कि हम तुमसे हम जानते हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन हम कितना जानते हैं इनके बारे में कैसे पता चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो सामने वाला है, जो भी राम मोहन श्याम गीता जो भी है, उन कहेंगे कि हम तुमसे अधिक जानते हैं। इसका मतलब हमें तुलनात्मक रूप से हम उनसे अधिक जान रहे हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, किसी एक के सापेक्ष हम सभी को तुलना करना है, किसी एक कोण के सापेक्ष। तो हमें 90 के सापेक्ष नहीं कर सकते, ये इनके सापेक्ष ऐसी कोई तुलना हम नहीं कर सकते। तो बच गया क्या, कोण ये और कोण ये, मतलब A और C बच गया। तो हम इनको ही मान लेते हैं थीटा और इनके साथ तुलना करते हैं। तो देखिए जब हम इनके साथ तुलना करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, क्योंकि समकोण ये हो गया और ये दोनों मिलाकर के भी 90 का होगा। 90 छोटा है, मतलब तभी ना त्रिभुज तीनों कोण का मान कितना होगा 180 होगा। जब 180 होगा तो ही तो हम जानते हैं, बच्चे क्लास से जानते हैं कि त्रिभुज तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है। ये अकेला 90 हो जा रहा है, मतलब ये दोनों मिलाकर कितना होगा 90 होगा। तो ये दोनों न्यून कोण हो जाएगा। अब अगर इस न्यून कोण के साथ हम अगर तुलना करें, ठीक है, इनके सापेक्ष बात करें, तो इनके सम्मुख भुजा हो जाएगा वह लंब कहलाता है। क्या होता है, लंब कहलाता है। अब 90 के सम्मुख वाली भुजा, सामने वाली जो भुजा होता है वह कर्ण कहलाता है, जिनको हम H से लिखते हैं। ठीक है। अब अगर हम कर्ण को H से क्यों लिखे, इनका अंग्रेजी तो हाइपोटेन्यूस, इसीलिए हम H से लिखते हैं, और लंब का परपेंडिकुलर इसलिए P से लिखते हैं, आधार को बेस करते इसलिए हम बेस लिखते हैं। अब बच क्या गया, ये वाली भुजा बच गया AB। तो AB भुजा को हम आधार कहते हैं और इसको हम लिखते हैं B से। आशा है कि अभी तक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो फिर से समझाते हैं। देखिए इसमें हम कोण A इनको थीटा मान ले, इनके सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा, समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण हो जाएगा। जो बच गया उनको हम क्या सकते हैं, यानी समकोण बनाने वाली भुजा जो होता है नीचे वाली भुजा, वह हो जाएगा आधार। इतना तो हम कह ही सकते हैं।
इसमें क्या होगा, अगर हम इस कोण के जो हम कोण मान रखे हैं इस कोण को हम बदल दें, मतलब क्या कि इनको नहीं मान करके हम इनके साथ तुलना करें तो क्या फिर भी लंब ये रह जाएगा और ये फिर भी एक आधार रह जाएगा? इनका उत्तर है ऐसा नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। कब बदलेगा? जब हम इन कोणों को, ये न्यून कोण को हम जो तुलना कर रहे उनकी स्थान को परिवर्तन कर दे और हम यह कहें कि इनको मान करके चलते हैं कि ये हमारा न्यून कोण है जिनके सापेक्ष तुलना कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो इनकी सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा। अगर इनको मान के चलते इनके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये कर्ण कभी नहीं बदलता, ये बात याद रखिएगा। जब कर्ण नहीं बदलेगा तो ये कर्ण रहेगा और तब ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। एक आकृति बना करके हम पुनः फिर समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है ना, और ये आ जाएगा ए बी और सी। हम बोले कि इनको थीटा मान करके नहीं, हम इसको कोण को मान कर चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं होगा। होगा क्या? होना भी तो कुछ नहीं था, है ना, पहले भी कुछ नहीं होता। लेकिन ये वाली जो भुजा होगा, सामने वाली भुजा, ये कहलाएगा लंब। क्या कहलाएगा? लंब। और ये कर्ण हमेशा रहेगा, है ना, और ये हो जाएगा आधार। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि ये बदल गया। तो बदला क्यों? क्योंकि थीटा जो है, न्यून कोण जो है, जिस न्यून कोण की हम तुलना कर रहे हैं उनका तुलनात्मक रूप ही बदल दिए। मतलब कोण को ही हम ये एक कोण को छोड़ करके हम कोण सी को ही मानने लगे, इनके साथ तुलना करने लगे। तो इस क्रम में क्या हो गया? इनके जो भुजा का नाम है लंब और आधार का, वह बदल गया। ठीक है, तो आशा है इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब इसको दिखाने के लिए इन सबों के बीच एक संबंध है जिनको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो इस अनुपात में हमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है उनको याद रखना पड़ेगा। और एक चीज़ हम आपको पहले बता देते हैं, हम बच्चे से पढ़ते आए हैं क्या कि जो समकोण त्रिभुज होता है उनमें सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा जिनको अभी हम कर्ण मान करके चलते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। ये हम 8th क्लास 7th क्लास में भी पढ़े थे, है ना। आशा है आप भी पढ़े होंगे, नहीं तो 9th क्लास में तो अवश्य ही पढ़े होंगे, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? किसके अनुसार होता है? तो एक पाइथागोरस फॉर्म, पाइथागोरस मतलब क्या है? किसी का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, और उनके नाम से एक नियम दिया गया जिसके अनुसार कहा गया कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हमें बताओ इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन हो जाएगा? AC, जिनको हम क्या मान करके चलते हैं? कर्ण मान करके चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग। अन्य दो छोटी भुजा कौन हो जाएगा? ये और ये, है ना, मतलब लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इनका रहा है। और ये किसके अनुसार है? पाइथागोरस अनुसार है, पाइथागोरस के अनुसार, पाइथा के अनुसार। ठीक है, ये रूल काम करता है। आशा है समझ गए होंगे। अब अगर एक बात बताओ, क्या अगर हम इनसे कर्ण निकालना चाहे, अगर ये दो भुजा दे रखा हो, अगर हम कर्ण निकालना चाहे क्या निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका उत्तर है हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे? अब हमें कर्ण निकालना है, कर्ण इसको तो निकालना नहीं है, तो हमें क्या करना है कि कर्ण निकालना है, अर्थात सिर्फ कर्ण निकालना है। इनसे हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर हटा देंगे। और हम ये भी नियम हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं क्या, जब इन साइड से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो सामने वाला क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, और ये आ जाएगा अंदर रूट, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। बात क्लियर है? तो मतलब कर्ण बराबर सूत्र हो जाएगा क्या? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या अगर हम ये कहें कि कर्ण को निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस के अनुसार सूत्र है, तो क्या लंब को निकालने के लिए और आधार को निकालने के लिए भी पाइथागोरस प्रमेय के नियम के अनुसार कोई सूत्र है? इसका उत्तर है हाँ, है। कैसे कैसे इनको लिख सकते हैं? तो हम इसी को लिख सकते हैं और पक्षांतर करके। कैसे समझाते हैं?
जैसे क्या यहाँ लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, तो क्या हम इनमें लंब स्क्वायर के बराबर कर सकते हैं? सोचो, कर सकते हैं। कैसे कि कर्ण स्क्वायर के साथ हम आधार स्क्वायर घटा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर बच जाएगा। मतलब लंब स्क्वायर का फिर रूट हटाएंगे तो सामने बराबर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो हम आपको डायरेक्टली लिख देते हैं क्या, लंब अगर निकालना हो, लंब अगर निकालना हो हमें, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर हो जाएगा क्या? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ये वाला निकल जाएगा, आराम से कर सकते हैं। और अगर हमें आधार निकालना हो, क्या निकालना हो? आधार निकालना हो, तो ये फिर भी यही करेंगे, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। बहुत इजी है, इस तरह से हमें ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, आप चलिए तो आगे शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपात को कि इनको कैसे लिखते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इनको 6 प्रकार से लिखा जा सकता है। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। कैसे? इनके अगर हम संबंध की बात करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं, तो हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, ठीक है, और कर्ण बटे लंब लिख सकते हैं। इन दोनों से तुलना कर सकते हैं। लंब बटे आधार लिख सकते हैं, आधार बटे लंब लिख सकते हैं, 4 बार हो गया। इन दोनों से तुलना कर सकते हैं। आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं और कर्ण बटे आधार लिख सकते हैं। पूरे 6 हो गए, है ना। उसमें हम सभी का एक अलग अलग नाम देंगे, साइन, कॉस, टेन, है ना, कॉट, सेक, कॉसेक। ये इस प्रकार से हम नाम इनका रखने वाले हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा साइन का जो पूरा नाम है वह क्या होगा, कॉस का पूरा नाम क्या होगा, टेन का पूरा नाम क्या होगा, कॉट का पूरा नाम क्या होगा, ये कहाँ से आया, कॉस साइन मतलब कॉट कॉसेक, ये सारी चीज़। तो यहाँ हम कुछ लिख रखे हैं, जैसे क्या कॉस जो है वह कॉसाइन से आता है। इनका कहाँ से आता है? कॉसाइन से। टेन क्या होता है? टेंजेंट से आता है, मतलब टेंजेंट का शॉर्ट नाम, शॉर्ट कह सकते हैं, इनको छोटा कर लिखा गया है, तो इनको टेंजेंट को टेन थीटा लिखा गया है, 10 लिखा गया है। उसी में कॉट टेंजेंट को लिखा गया है कॉट, है ना, सेकेंड को लिखा गया सेक, और कॉस सेकेंड को लिखा गया कॉसेक, है ना। यहाँ देख सकते हो सेक थीटा को, इनका जो पूरा नाम है वह सेकेंड लिखा हुआ है ना, सेकेंड, CSECANT, सेकेंड, और कॉसेक थीटा को लिखा हुआ है कॉसेकेंड, कोसेकेंड हो सकता है ना, कॉसेकेंड नहीं, कोसेकेंड, है ना। ये इनका पूरा नाम हो गया। तो हमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बस थोड़ा सा कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कई बार टीचर भी पूछ देते हैं। कोई टीचर जैसे मान लेते हैं होते हैं ना आजकल, है ना, तो वह सब पूछ देते हैं, और तो आसानी से आप इनको समझ सकते हो। लेकिन हमें इनकी तुलना की बात करें, इनकी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें, हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं समझना है। हमें अगर इसकी बात करें, हम लंब बटे कर्ण की बात करते हैं। हमें फास्ट देखना है कि अगर हम इनको लिखना चाहते हैं लंब बटे कर्ण, क्या लिखना चाहते हैं? लंब बटे कर्ण लिखना चाहते हैं, तो लंब को हम P से लिखते हैं और कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं? H से लिखते हैं। तो ये आ जाएगा लंब बटे कर्ण अर्थात P बटे H हम लिख सकते हैं। तो इनका जो नाम होगा ना वो आ जाएगा साइन थीटा, इनको हम मान लेते हैं, इनके साथ तुलना कर रहे हैं, ये आ जाएगा, तब नहीं ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम दूसरा लिखें, दूसरा लिखे क्या? आधार बटे कर्ण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिख रहे हैं। आधार को B से लिखते हैं और कर्ण को क्या लिखते हैं? H से। तो आधार बटे कर्ण जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा B बटे H और ये आ जाएगा cos थीटा। इसी प्रकार अगर हम लंब बटे आधार लिखें, लंब बटे क्या लिखते हैं? आधार लिखते हैं, तो ये आ जाएगा लंब बटे आधार। लंब को P से और आधार को B से, अर्थात P बटे B हो जाएगा टेन थीटा। तो ये देख रहे हो यहाँ जो लिख रहा है क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो बाकी और जो 3 होते हैं ना वह इनका व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा होते हैं। कैसे? हम बताते हैं। जैसे अगर यहाँ हम लिखें लंब बटे कर्ण, अगर इसी में हम कर्ण बटे लंब लिखें, क्या लिखे? कर्ण बटे लंब, H बटे P लिखे, कर्ण बटे लंब, तो क्या हो जाएगा?
तो ये आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कॉसेक थीटा। मतलब साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक होता है। इनको हम उल्टाए तो इनकी मान, इनकी जो संबंध है इनको उल्टाए तो इनका नाम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा, इनको हम कर्ण बटा आधार लिखे, कर्ण बटे क्या लिखे, आधार लिखे, एच बटे बी लिखे, तो ये आ जाएगा सेक थीटा, है ना। और इसी में अगर हम यहाँ आधार बटे लंब लिखे तो क्या होगा, आधार यानी बी बटा अगर हम लंब लिखे तो ये आ जाएगा क्या, कॉट थीटा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बटा हम पी लिखे हैं, इसका नाम क्या दे सकते हैं हम, कॉट थीटा। तो इनका क्रम ऐसे है दोस्तों याद रखने की, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, है ना। इनको हम याद ऐसे क्रम में पढ़ सकते हैं, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट। फिर से बोलिए, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट, है ना। हमें लगता है कि आपके गर्लफ्रेंड से ज़्यादा इनको याद करना पड़ेगा, तब जाकर के ये याद होगा। और नहीं तो अगर गर्लफ्रेंड का ही दिमाग में बात चल रहा हो, वो क्या बोले, वो क्या पहनी है, तो ऐसे है कि ये याद नहीं होगा। इसलिए गर्लफ्रेंड को थोड़ा थोड़ा भूल जाया करो, क्योंकि अब क्या बोले, गर्लफ्रेंड और मैथ तो एक ही जैसा है। रात मतलब भर दिन पढ़ो, मतलब भर रात पढ़ो और सुबह फिर सब कुछ भूल जाओ, है कि नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करो, मैथ भी समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि अगर हो सकता है इस लाइफ में अभी उधर उधर मत करो, अभी सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो, तुम जो चाहते हो उनको फोकस करो, उनके बारे में सोचो, है ना। अभी ऐसा है कि कोई भी लड़की ना आपसे बस कुछ दिन के लिए आपके साथ रहेगी। जब आपको पता चलेगा, उनको पता चलेगा कि आप निकम्मे हो, नालायक हो, सिर्फ पिताजी का रुपया खर्चा करते हो, तुम कुछ भी नहीं कमाते हो, तो वह भी छोड़ कर चले जाएगी। इसलिए सबसे पहले तुम एक मतलब ये सोचो कि हमें आगे क्या करना है। अगर क्लास 10th को तो सबसे पहले सोचो कि हमें मैट्रिक पास करना है, इंटर पास करना है। उसके बाद तुम अपने जो करना चाहते हो, मतलब हम सोचेंगे कि तुम अब ये सोचो, लेकिन फोकस करो अभी कि हमारा मैट्रिक एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाए, ठीक है। इसलिए इधर उधर दिमाग नहीं दो, सारा दिमाग लगाओ पढ़ने लिखने पर। नहीं, ये जो है ना, ये लड़की, ये जो लड़की के चक्कर में तुम दोस्तों जाते हो ना, बेवकूफ़, वो इतना ज़्यादा परेशानी करेगा ना तुमको, तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इनसे। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अभी तो बड़ी मस्ती आ रहा है नहीं, वो मुस्करा देता होगा तो तुम्हें लगता होगा क्या बात है, फुल जा डाउन। अरे बेवकूफ़, कुछ भी नहीं जा रहा फुल, तो तुम खुद उनसे परेशान हो जाओगे। अभी तुम्हारे पास एज ही कितना है, सो बताओ कि तुम इन चीज़ों को समझ रहे हो। हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे, तुम समझो कि तुम इनसे दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हें ये नहीं छोड़ेगा, है ना। अगर तुमको लगता है कि लड़की हंसी तो फंसी, तो बेवकूफ़, वह लड़की हंसी मतलब तू फंसा बेवकूफ़। अब तुमको इतना परेशान करेगा, इतना टॉर्चर करेगा, तुम खुद परेशान हो जाओगे। इतना शक करेगी, कहाँ बात कर रहा था, फ़ोन करेगा कहीं बिजी है तो कहाँ बात कर रहे थे, ये वो अंधुर इतना डाइवर्ट करेगा ना, दिमाग खराब हो जाएगा। और एक बात बता देते हैं, अभी की लड़की तुमसे अगर बात करता है और लड़े ना, तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए तुम उन टेंशन से दूर हो जाओ और उनको निकाल दो बात से, और सिर्फ पढ़ाई लिखाई फोकस करो, वही सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमें इनके व्युत्क्रम की बात कर रहे थे ना, तो हम इनके व्युत्क्रम की ही बात कर रहे हैं, तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इनको कैसे, कि साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या, इनका व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। अभी जस्ट हम बोले, इनकी मान को अगर हम चाहे तो प्रूव कर सकते हैं, इनको बराबर कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अगर यहाँ हम इनका मान रख दें कॉसेक का, तो और ये ऊपर नीचे चले जाएंगे तो ये भी आ जाएगा लंब बटा कर्ण ही हो जाएगा। मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम के साथ उल्टा हो जाता है। हम देख रहे हो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉसेक थीटा। एक तो कहावत ही सुना ही होगा, हम अगर तुम्हारे बराबर है तो भाई तू भी तो मेरे बराबर हो। इसका मतलब है कि यहाँ अगर हम साइन थीटा कॉसेक, साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा है, इसका मतलब कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा होगा। कैसे, इनको भी हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। देख रहे हो, ये भी इनका व्युत्क्रम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें इनको थोड़ा सा, अगर यहां हम लिखे कॉस थीटा बराबर, तो ये आ जाएगा क्या, सेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक। इसी में अगर हम सेक थीटा की बात करें
ये आ जाएगा 1/cos थीटा। है ना। आजकल के लड़कियों की तरह लड़का कहता है कुछ, लड़कियां करता है कुछ, मतलब जस्ट विपरीत चलता है और दिमाग खाते रहती है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1 कितना आ जाएगा, कॉट थीटा। टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट होता है, तो ये कॉट का भी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अब अगर ऐसा है तो इनको और भी कुछ तरीका से लिख सकते हैं। सोच सकते देखो, अगर हम चाहे इनको गुना कर सकते हैं क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, और ये कितना बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। कैसे, ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर है 1/कॉसेक थीटा। अगर हम इनको 1 लिख लें, इनको गुना करें तो ये क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा कॉस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये भी हमें याद रखना होगा, इनका भी उपयोग होता है ना। सिर्फ इनका ही नहीं, अगर हम इनको लिखें तो ये भी हो सकता है, ठीक है, इनको भी लिखें तो ये भी हो सकता है क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। इसे भी हमें याद रखना पड़ेगा। और क्या कि टेन थीटा बराबर हो सकता है क्या, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो सकता है 1। इसे भी हमें याद रखना पड़ेगा। और साथ में 2 और याद रख लो, अगर याद ही करना है तो। यहाँ टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इनको लिख सकते हैं। एक और याद कर लेते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बस हमें इतना चीज अभी फिलहाल याद करना है, ठीक है। इतना अगर हमें हो जाता है तो हम बहुत सारे सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इन चीज़ों को आप सभी बहुत मिल करके अच्छे से मतलब याद कर लो, है ना। इनको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में ला लो, ताकि ये तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। और हाँ, सावधान रहो लड़कियों से।